वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज जो कि यूनिट जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड है। हमने इसके पहले ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और एनाटॉमी वाली जो यूनिट है उसके एमसीक्यूज डिस्कस कर रखे थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स के बारे में और इसके कुछ एमसीक्यूज विद कॉन्सेप्ट और ईच एक्सप्लेनेशन ऑफ द जो आपके ऑप्शंस हैं सबके साथ। जैसे हमारा पैटर्न रहा है प्रीवियसली, हम वैसे ही डिस्कस करते हुए क्वेश्चन पेपर को जो ये एमसीक्यूज का जो वीडियो है उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जिम्नोस्पर्म के क्वेश्चन के साथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया है, फेनेरोगैम्स विदाउट ओवरी आर। जो फेनेरोगैम्स होते हैं लेकिन उनके पास क्या नहीं होती, ओवरी नहीं होती, उनको क्या कहते हैं? फेनेरोगैम्स तो ये हो गए। मतलब कि फेनेरोगैम्स का मतलब क्या होता है, सेक्स ऑर्गन विजिबल बाय नेकेड आइज। फेनेरोगैम्स का क्या मतलब होता है कि जो सेक्स ऑर्गन है, जो सेक्स ऑर्गन है ये विजिबल बाय, या फिर आप देख सकते हैं बाय नेकेड आइज। तो ऐसे जो सेक्स ऑर्गन वाले प्लांट होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फेनेरोगैम्स। इनके सेक्स ऑर्गन नेकेड आई से विजिबल होते हैं, ऐसे प्लांट को कहते हैं फेनेरोगैम्स। लेकिन बेचारे के पास फेनेरोगैम्स तो हो गया, लेकिन ओवरी अभी भी एब्सेंट है। ओवरी अभी भी एब्सेंट है। ऐसे प्लांट ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऐसे प्लांट ग्रुप को कहा जाता है क्या? ऑप्शन देख लेते हैं, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स या फिर ऑल ऑफ दिस। याद करिए कि हमने क्या कहा था कि फेनेरोगैम्स में सिर्फ और सिर्फ दो ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे, पहला जिम्नोस्पर्म्स और दूसरा एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म में हमने देखा था कि सीड बनता है लेकिन उसके बाहर फ्रूट वॉल नहीं बनती। मतलब सीड के बाहर कोई कवरिंग नहीं होती, नेकेड सीड कहते हैं, फ्रूट वॉल वहां पे एब्सेंट होती है। वहीं पे एंजियोस्पर्म में क्या होता है, कंप्लीट कार्पल्स बनते हैं, ओवरी रहती है, ओवरी की वॉल आगे चल के फ्रूट बनाती है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा ग्रुप जाएगा? जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स एक ऐसा ग्रुप है जहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जहां पे आपको फेनेरोगैम्स तो देखने को मिलेंगे, मतलब सेक्स ऑर्गन विजिबल बाय नेकेड आइज, बट आपको ओवरी देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसा जो करेक्ट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओव्यूल इन जिम्नोस्पर्म्स इज जनरली। जो जिम्नोस्पर्म में जो ओव्यूल्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं? एंजियोस्पर्म में हमने क्या देखा था कि उनके पास दो लेयर थी, आउटर लेयर और इनर लेयर, और उसके साथ साथ मेनली हमने एनाट्रोपस जो ओव्यूल देखा था कहाँ पे, जो है कि एंजियोस्पर्म में। तो जिम्नोस्पर्म में से थोड़ा सा प्रिमिटिव कैरेक्टर देखने को मिलता है, जहाँ पे हमने एंजियोस्पर्म में देखा था कि इस तरीके के कुछ ओव्यूल हमारे पास प्रेजेंट थे। यहाँ पे ऐसे कंडीशन थी, माइक्रोपाइलर रीजन यहाँ पे था और कुछ इस तरीके से ओव्यूल आपको देखने को मिल रहा था। हालांकि मुझे ओव्यूल बनाने अभी तक नहीं आया, 9th से सीख रही हूँ। इस तरीके से कुछ ओव्यूल्स रहते हैं। तो ये वाला जो ओव्यूल था इसे कहते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल्स। और वहीं पे जहाँ पे माइक्रोपाइलर रीजन ऐसे ऊपर रहे और इस तरीके से ओव्यूल प्रेजेंट हो, माइक्रोपाइलर रीजन यहाँ पे ऊपर रहे और इस तरीके से यहाँ पे कुछ ओव्यूल प्रेजेंट रहते हैं और यहाँ पे क्या होती है, वो डंडी फ्यूनिकल्स होती है। तो ऐसा जो ओव्यूल होता है इसे कहते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स। तो मेनली जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल देखने को मिलता है, मतलब एनाट्रोपस वाला तो गलत हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक में है कि ये बाइटेगमिक होता है, मतलब दो टेगमा या फिर दो आवरण देखने को मिलते हैं, और एक है कि ये यूनिटेगमिक होता है, मतलब सिंगल इनके पास आवरण होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, ओव्यूल के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सिंगल आवरण या सिंगल लेयर या सिंगल जो है कि कवरिंग देखने को मिलता है। तो जिम्नोस्पर्म के ओव्यूल्स कैसे होते हैं, ये ऑर्थोटॉपस होते हैं मेनली, और इनके पास सिंगल मेम्ब्रेन मिलता है। जो ग्रुप होती है जिनिटल्स वाली, जो सबसे एडवांस ग्रुप है, वहां पे आपको डबल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा, बाकी सारे ग्रुप में आपको सिंगल मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। तो चलिए क्वेश्चन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पॉलिनेशन इन जिम्नोस्पर्म्स अकर्स बाय। जो जिम्नोस्पर्म्स में पॉलिनेशंस होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? देखिए, पहली बार किसी मीडियम के द्वारा ना होके, मतलब पहली बार मेल गैमेट्स ऐसे बने हैं जिसके पास खुद के फ्लैजिला नहीं होते या जिसके पास खुद के पास सीलिया नहीं होता, इसको ट्रांसपोर्ट होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत वाटर के अलावा पड़ेगी। अभी तक हमने ब्रायोफाइट्स, एल्गी, टेरिडोफाइट जितने देखे वहाँ पे मीडियम क्या था, वाटर था। अब प्लांट क्या है, उसकी हाइट काफ़ी लंबी हो चुकी है, उसमें कंप्लीटली जाइलम वेसल डेवलप हो चुके हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि कैसे ये ट्रांसपोर्ट होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का, या कैसे ये पॉलिनेशंस होते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, विंड,
इंसेक्ट, वाटर या फिर ऑल ऑफ दिस? देखिए, एंजियोस्पर्म में जो पॉलिनेशन है वो बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत ज़्यादा अलग अलग मेथड्स है, अलग अलग पैटर्न है जिससे पॉलिनेशन हो सकता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में जो है वो, आपने जिम्नोस्पर्म के फ्लावर क्या कभी पिंक रेड ऐसे देखे हैं? नहीं। वहाँ पे क्या होता है, वुडी से आपके कोन देखने को मिलेंगे। जो मेल और फीमेल फ्लावर्स की तरह जो स्ट्रक्चर माना जाता है वो मेल कोन और फीमेल कोन होते हैं, वो जनरली वुडी होते हैं, लकड़ी जैसा होता है, उनमें स्पाइंस की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, कोई ऐसा डिफरेंट कलर नहीं होता। इसी बात से आपको समझ में आना चाहिए कि अगर कलर नहीं है, फ्रेगनेंस नहीं है, बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, इसका मतलब इंसेक्ट पॉलिनेशन तो यहाँ पे होने से रहा। मतलब कि इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए आपको इंसेक्ट को रिवॉर्ड देना पड़ेगा। कोई भी आज की दुनिया में फ्री में काम नहीं करता। आपको लगता होगा कि प्लांट हमें फ्री में ऑक्सीजन दे रहे हैं, प्लांट हमें फ्री में फूड दे रहे हैं, तो कोई भी चीज कोई फ्री में नहीं करता। इकोलॉजी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्लांट फ्रूट इसलिए बनाता है कि ऑर्गेनिज्म उसे खाएं और दूर दूर तक उसके सीड का डिस्पर्सल हो। प्लांट सुंदर सुंदर फ्लावर इसलिए बनाता है ताकि इंसेक्ट उसके पास तक आए, अट्रैक्ट हो और उसका पॉलिनेशन हो। तो कोई भी चीजें यूनिवर्स में या हमारे पूरे धरती पे इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कोई निस्वार्थ सेवा नहीं करता। हर काम के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ या कोई ना कोई जो है कि उनका अपना एक तरीका होता है, अपना फ़ायदा होता है, उसे हम लोग अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर लेते हैं। ये हमारे ह्यूमन का टैलेंट है। प्लांट पॉलिनेशंस के लिए सुंदर फ्लावर बनाता है, जैसे हम लोग अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को देख के अपने लव को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर प्लांट फ्रूट बनाता है तो वो हमारे लिए नहीं बनाता, वो अपने लिए बनाता है, वो अपने सीड के डिस्पर्सल के लिए, अपने सर्वाइवल के चांस को बढ़ाने के लिए करता है। क्योंकि हम ह्यूमन्स तो घूम घूम के, हम एनिमल्स तो पूरी धरती पे घूम के जहाँ मन करेगा वहाँ जा सकते हैं। अगर वहाँ पे कंडीशन फेवरेबल है तो वहाँ पे रह भी सकते हैं। लेकिन प्लांट तो एक ही जगह खड़ा है, इतने दूर में कितना पेड़ उगाएगा, और वो भी लाइट मिलना चाहिए उसको, उस तरीके का कंडीशन मिलना चाहिए। एक पेड़ के नीचे कभी दूसरा पेड़ जल्दी नहीं उगता है क्योंकि वैसी कंडीशन वहाँ पे नहीं मिलती है। तो दूर दूर तक उसके सीड का डिस्पर्सल हो। अगर आम इतना से टेस्टी नहीं होता तो क्या आपने अपने घर पे आम लगाते? कभी आपने अपने घर पे पीपल लगाया? क्योंकि आप पीपल नहीं खाते। बरगद लगाया, हालांकि उसकी भी बड़ी ठंडी छाया होती है, मेडिसिनल वैल्यूज होते हैं, लेकिन हम नहीं लगाते हैं। तो ऐसे फ्रूट्स बनाना जो कि टेस्टी हो, एनिमल्स को पसंद आएगी, जैसे कि अब क्या है, पीपल वगैरह गिलहरी वगैरह बहुत मन से खाती हैं, बर्ड्स बड़े मन से खाती हैं, तो वो उसके सीड को पूरे एरिया में डिस्पर्स कर देती हैं। इसीलिए कभी पाइप के पास, कभी जो है कि रोड के किनारे आपको पीपल देखने को मिलता है। तो ये सारे तरीके हैं अपने आप को सर्वाइवल में बेटर बनाने के लिए। तो यहाँ पे वाटर तो हो नहीं सकता क्योंकि इतने बड़े बड़े प्लांट के फ्लावर तक वाटर जाएगा कैसे? तो ऑल ऑफ दिस तो ऐसे ही गलत हो गया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं इनमें पॉलिनेशन का जो एक तरीका होता है वो होता है विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन के जो फ्लावर होते हैं, जैसे जैसे जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म्स बने, उनमें मॉडिफिकेशन हुए, उस मॉडिफिकेशन की वजह से उनका नेचर में सिलेक्शन हुआ। जो डार्विनवाद हमने पढ़ा था ना कि जो बड़े साइज के जिराफ थे, छोटे साइज जिराफ थे, छोटे साइज के जिराफ धीरे धीरे खत्म होते गए क्योंकि जमीन की घास खत्म होती गई। जो बड़े साइज के थे वो सर्वाइवल करते गए और आज के टाइम में हमें सिर्फ बड़े नेक वाले जिराफ देखने को मिलते हैं। तो उसी तरीके से जिम्नोस्पर्म में भी कुछ मॉडिफिकेशन हुए होंगे, कुछ ऐसे प्लांट बने होंगे जिनके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा रह गए होंगे, तो वो पूरी दुनिया में फैलते गए और जिम्नोस्पर्म एक पर्टिकुलर एरिया में ही कंस्ट्रिक्ट रह गए क्योंकि उनका जो तरीका था पॉलिनेशन का वो इतना अच्छा नहीं था। इसीलिए आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, यही मैटर नहीं करता आप अपने आप को कितना ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हैं कि अगर आप किसी के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो आपको कभी ना नहीं कर पाए। ये भी मैटर करता है आपके सर्वाइवल के लिए, आपके कंपटीशन में। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉली एम्ब्रियोनिक अकर्स कॉमनली इन। अगर यहाँ पे दिया होता कि पॉली एम्ब्रियोनी अकर्स इन, अगर कॉमनली नहीं दिया होता तो हम ऑप्शन थर्ड के साथ जाते क्योंकि यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म दोनों में पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है कॉमनली। पॉली एम्ब्रियोनी एंजियोस्पर्म में भी देखने को मिलता है लेकिन इट वेरी रेयरली, ये बहुत रेयर होता है, बहुत कम कंडीशन या बहुत कम ग्रुप में आपको देखने को मिलता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में जो है वो पॉली एम्ब्रियोनी बहुत कॉमन कैरेक्टर्स है, बहुत कॉमनली आपको पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिलती है। तो अगर क्वेश्चन में पूछे कि पॉली एम्ब्रियोनी अकर्स इन, तो आप जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म अगर दोनों ऑप्शन में है तो दोनों के साथ जाएंगे। अगर ऑप्शन में दिया है, अगर क्वेश्चन दिया है कि पॉली एम्ब्रियोनी जनरली अकर्स इन, तो जनरली अगर आ गया कि मतलब जनरली किस में होता है, तो ये आप जाएंगे जिम्नोस्पर्म के साथ। तो एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म बोथ के साथ ना जाके आप जाएंगे जिम्नोस्पर्म के साथ। अगर आपको नहीं पता है कि पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है तो चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाई गई है जिसमें हमने
प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के सारे वीडियोस दिए हैं, तो उसमें लास्ट वाले जो कुछ वीडियोस है वहाँ पे पॉलीएम्ब्रियोनी डिस्कस किया गया है। सिंपल से आप समझ सकते हैं कि एक ओव्यूल के अंदर जब एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। एक ओव्यूल के अंदर जब एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो उसे कहते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, पिक्नोजाइलिक वुड इज। जो पिक्नोजाइलिक वुड होते हैं वो कैसे वुड होते हैं? अगर आप जिम्नोस्पर्म देखेंगे तो सबसे पहली बार क्या हुआ, जाइलम फ्लोएम के साथ वेल डेवलपमेंट यहीं पे स्टार्ट हुआ था। टेरिडोफाइट्स में वेस्कुलर सिस्टम बनना स्टार्ट हुए थे, उनमें इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं था, तभी तो टेरिडोफाइट्स के प्लांट बहुत बड़े आपको देखने को नहीं मिलते। लेकिन जिम्नोस्पर्म में क्या है कि जाइलम फ्लोएम में कंप्लीटली डेवलप स्ट्रक्चर हो चुका है, सिर्फ वेशल्स वगैरह में थोड़ा सा भी कमी रह गया था, लेकिन काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका था। तो यहाँ पे जो वुड बनता है, जो जाइलम फ्लोएम की वजह से जो वुड का फॉर्मेशन होता है, अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म्स की, अगर हम जिम्नोस्पर्म्स में वुड की बात करें तो ये दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। एक होता है मेनोजाइलिक और दूसरा होता है पिक्लोजाइलिक। एक होता है मेनोजाइलिक और दूसरा होता है पिक्नोजाइलिक। पिक्नोजाइलिक मेनोजाइलिक जो वुड होता है ये सॉफ्ट वुड होते हैं। ये कैसे वुड होते हैं, ये सॉफ्ट वुड होते हैं। और वहीं पे जो पिक्नोजाइलिक होता है ये हार्ड वुड होते हैं, कॉम्पैक्ट वुड होता है। जो पिक्नोजाइलिक होता है ये हार्ड एंड कॉम्पैक्ट वुड होता है। पहला क्या है, मोनोजाइलिक क्या है, ये वीक या सॉफ्ट वुड है, और पिक्नोजाइलिक जो है वो हार्ड एंड कॉम्प्लेक्स वुड है। पिक्नोजाइलिक आपको पाइनस वगैरह में देखने को मिलेगा, साइकस में देखने को मिलेगा, और वहीं पे जो मेनोजाइलिक कंडीशन है वो पिक्नोजाइलिक कंडीशन आपको पाइनस में देखने को मिलेगा और मेनोजाइलिक कंडीशन आपको साइकस वगैरह में देखने को मिलेगा। तो पिक्नोजाइलिक में क्या है, कॉम्पैक्ट एंड हार्ड वुड होते हैं, सॉफ्ट एंड लूज वुड होते हैं, पोरस एंड थिक वुड होते हैं। चार ऑप्शन आपको दिया है, तो यहाँ पे पिक्नोजाइलिक आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कि यहाँ पे कॉम्पैक्ट एंड हार्ड वुड देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, पाइनस, पिक्नो पाइनस, पिक्नो से पाइनस वुड। तो पाइनस का अगर आपने पेड़ देखा होगा तो काफ़ी बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उसमें नीडल लाइक लीफ होते हैं, उसमें जो है ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ और ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, ऐसे दो प्रकार के ब्रांचेस होते हैं। तो इस तरीके से पिक्नोजाइलिक एक हार्ड वुड वाला प्लांट होता है, जिसे हम उसके वुड को हम लोग कहते हैं पिक्नोजाइलिक वुड। यहाँ पे क्या होता है कि जो ट्रैकिड्स और वेसल्स जो ट्रैकिड्स होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। वहीं पे देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, वुड इन पाइनस इज। जो पाइनस में वुड होता है वो कैसा होता है, पिक्नोजाइलिक। तो इसको समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हार्ड एंड कॉम्पैक्ट वुड होता है जिसे हम लोग पिक्नोजाइलिक वुड कहते हैं। नेक्स्ट में दिया है सागो पाल्म इज। तो जो सागो पाल्म नाम दिया गया है ये किस जिम्नोस्पर्म से जो ऑब्टेन चीज है उसे मिलता है। तो जो साइकस रिवोल्यूटा है, जो साइकस रिवोल्यूटा है, इसी को नाम दिया गया है सागो पाल्म। तो ये याद करने वाली चीज है। चिलगोजा कहाँ से मिलता है, पाइनस जियार्डियाना। तो इस तरीके से कुछ जो टर्म्स है, जो जनरल चीजें हैं वो आपको याद होनी चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बोथ पाइनस एंड साइकस हैव। जो बोथ पाइनस और साइकस के पास कैसे जो है कि स्पर्म्स होते हैं, इसके हिसाब से आपको 4 स्टेटमेंट दिया है। बोथ पाइनस एंड साइकस के पास आपको किस तरीके के स्टेटमेंट दिए गए हैं ये चीज़ें आपको बताइए। पहला क्या है, जिसके पास मोटाइल स्पर्म्स होता है। दूसरा क्या है, इसके पास मोटाइल, मतलब पहले पाइनस के पास क्या होता है, मोटाइल होता है, और जो है कि साइकस के पास नॉन मोटाइल स्पर्म होता है। मतलब वही रिस्पेक्टिवली दिया कि पहले के पास मोटाइल और दूसरे के पास नॉन मोटाइल। तीसरे में दिया कि पहले के पास मतलब पाइनस के पास नॉन मोटाइल और साइकस के पास क्या होते हैं, मोटाइल स्पर्म होते हैं। और वहीं पे दिया है कि दोनों के पास नॉन मोटाइल स्पर्म्स होते हैं। नॉन मोटाइल स्पर्म मतलब किसी के पास मोटाइल स्पर्म नहीं होता। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो आप साइकस पढ़ते हैं और जिनको गिल्स वाले मेंबर में जो जिनकेगो बाइलोबा पढ़ते हैं, इनके पास जो स्पर्म्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं। और वहीं पे जो पाइनस वाला ग्रुप है वहाँ से आपको जो मेंबर देखने को मिलेंगे, वहाँ पे किसी के पास भी मोटालिटी नहीं होती। कोई के पास जो है कि जो मेल गैमेट्स होता है उसके पास ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता जो मोबाइल हो या मोटाइल हो। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है कि जो आपका पाइनस है वो नॉन मोटाइल स्पर्म बनाता है और जो साइकस है वो मोटाइल स्पर्म बनाता है। ये बात आपको याद रखनी कि साइकस और जिनकेगोएल्स ये जो दो ग्रुप होते हैं, इन दोनों के पास जो होता है, इन दोनों के पास मोटाइल स्पर्म प्रेजेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म में आने के बाद भी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, द ओव्यूल ऑफ पाइनस इज नेक्ड ड्यू टू। जो पाइनस का ओव्यूल होता है वो नेक्ड होता है, क्यों? मैंने आपको बताया कि पाइनस के जो सीड होते हैं वो नेकेड सीड कहे जाते हैं। तो क्यों नेकेड सीड कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया है एब्सेंस ऑफ इंटीगुमेंट, मतलब कि यहाँ पे ओव्यूल के बाहर इंटीगुमेंट ही नहीं है।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एब्सेंस ऑफ न्यूसेलस। अगर न्यूसेलस ही नहीं होता तो मेगास्पोर सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होता, अगर मेगास्पोर सेल्स ही नहीं बनती तो कैसे सीड का फॉर्मेशन होता, तो ये तो भाई बिल्कुल गलत है। एब्सेंस ऑफ ओवरी, कि यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट में दिया है एब्सेंस ऑफ पेरियंथ, कि यहाँ पे पेरियंथ नहीं प्रेजेंट होता। तो इसमें से सबसे करेक्ट और सबसे एक्यूरेट आंसर क्या है कि यहाँ पे ओवरी नहीं होती। सीड मतलब आपके पास जो ओव्यूल से सीड बनता है, जो ओव्यूल से क्या बनता है, सीड बनता है, इस सीड के पास होती है, इंटेगुमेंट इस सीड के पास होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ओवरी होती है इनके पास कोई भी इनके ओव्यूल के चारों तरफ कोई ओवरी प्रेजेंट नहीं होती। देखिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ समझाती हूँ। फ्रूट बनने के लिए या फिर जैसे कि देखिए हमारे पास क्या है, इस तरीके से मान लीजिए ओव्यूल है, इस तरीके से हमारे पास एक ओव्यूल है, ठीक है, सिंपल सा ओव्यूल है। इस ओव्यूल के ये ओव्यूल अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो एक ओवरी के अंदर डेवलप होता है। यहाँ पे एक ओवरी होती है, ये होता है इसका स्टाइल, और जहाँ से ये रिसीव करता है ये होता है इसका स्टिग्मा। तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, तीन स्ट्रक्चर होते हैं। तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वहाँ पे जो सीड बनता है उसके पास फ्रूट वॉल होती है। लेकिन यहाँ पे जिम्नोस्पर्म के पास ये वाला स्ट्रक्चर नहीं होता, इसके पास ओवरी मतलब कार्पल्स ही एब्सेंट होता है। तो कार्पल्स ना होने की वजह से इनकी जो सीड को नेकेड सीड कहा जाता है। लेकिन स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि नेकेड सीड का मतलब कि सीड के बाहर भी कवरिंग नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। ये जो आपके पास ओवरी है, इस ओवरी के पास इंटेगुमेंट होते हैं और ये इंटेगुमेंट आगे चल के सीड कोट का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब सीड नेकेड है, इसका मतलब कि सीड कोट है, सिर्फ और सिर्फ फ्रूट वॉल नहीं है, मतलब सीड के बाहर से कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है। सीड का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं होता, जैसे कि हमारे पास फ्रूट वॉल जो होती है वो यहाँ पे एब्सेंट होता है। तो ऑप्शन का जो है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इन एंजियोस्पर्म द पोलन चैम्बर रिप्रेजेंट। यहाँ पे जो जिम्नोस्पर्म, सॉरी एंजियोस्पर्म नहीं जिम्नोस्पर्म, यहाँ पे एक पोलन चैम्बर जैसा आपने वर्ड सुना होगा कि जो पोलन चैम्बर होता है ये किस बात को रिप्रेजेंट करता है। देखिए जो फीमेल होती है, जो फीमेल स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे एक पोलन चैम्बर बनता है। आपने कभी कभी पढ़ा होगा कि पाइनस के प्लांट में पॉलिनेशन होने से फर्टिलाइजेशन होने के बीच में सालों का समय लग जाता है। मतलब पॉलिनेशन हो गया, मेल गैमेट जो है फीमेल गैमेट तक आ गए, लेकिन पॉलिनेशन से जो है फर्टिलाइजेशन होने तक सालों का समय लगता है। तो उस समय पोलन ग्रेन रहता कहाँ है, उस टाइम क्या किया जाता है कि पोलन ग्रेन को एक स्ट्रक्चर पोलन चैम्बर कहा जाता है, उसके अंदर रखा जाता है और धीरे धीरे उसकी जर्मिनेशन की प्रोसेस होती है, बहुत स्लो प्रोसेस होती है। तो उस टाइम पे पोलन जहाँ पे रहता है उसी को कहते हैं पोलन चैम्बर। आफ्टर द पॉलिनेशन एंड बिफोर द फर्टिलाइजेशन पोलन को एक चैम्बर में रखा जाता है जिसे कहते हैं पोलन चैम्बर। तो आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। अ कैविटी इन ओव्यूल इन विच पोलन ग्रेन आर स्टोर ऑफर आफ्टर पॉलिनेशन। एक कैविटी होती है जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, ओव्यूल में, उसके अंदर पोलन ग्रेन को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है एन ओपनिंग इन मेगा गैमेटोफाइट थ्रू विच द पोलन ग्रेन अप्रोच द एग। मतलब यहाँ पे दिया है कि ये कैविटी होती है जहाँ पे मेगा गैमेटोफाइट्स के थ्रू ये ओपन होती है, जिसकी वजह से जो पोलन ट्यूब है वो एग तक पहुँच सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द माइक्रोस्पोरेंजियम इन विच पोलन ग्रेन डेवलप। ये एक प्रकार का माइक्रोस्पोरेंजियम जिसके अंदर पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है। लास्ट में दिया है सेल इन द पोलन इन विच स्पर्म फॉर्म्ड। ए सेल इन द पोलन इन विच स्पर्म फॉर्म्ड। ए सेल एक सेल होती है जहाँ पे पोलन के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, तो आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो पोलन चैम्बर है ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आफ्टर द पॉलिनेशन एक कैविटी होती है जहाँ पे पोलन को स्टोर करके रखा जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं पोलन चैम्बर। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट में मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, अ जिम्नोस्पर्म लीफ कैरीज 60 क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट डिप्लॉयड है, कौन सा हैप्लॉयड है। तो यहाँ पे दिया है कि जिम्नोस्पर्म की लीफ है, जिम्नोस्पर्म की क्या है, लीफ है, इसके अंदर 16 क्रोमोसोम है, इसके पास क्या है 16 क्रोमोसोम है। आगे दिया है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इट्स एंडोस्पर्म्स। इसके एंडोस्पर्म्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछा गया है।
अब देखिए यहाँ पे बात की गई है जिम्नोस्पर्म्स की, यहाँ पे किसकी बात की गई है? जिम्नोस्पर्म की। अभी तो आपको पता है कि हम कौन सी यूनिट का क्वेश्चन कर रहे हैं? जिम्नोस्पर्म का। तब आपको आइडिया है कि अच्छा जिम्नोस्पर्म के एंडोस्पर्म्स कैसे होते हैं। कभी कभी एग्जाम में, अगर मान लीजिए एग्जाम में तो सारे यूनिट्स रहेंगे, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और देख लेते हैं कि लीफ में क्रोमोसोम 16 है तो एंडोस्पर्म का पूछा है, मतलब एंडोस्पर्म तो ट्रिप्लॉइड होते हैं, तो अगर ट्रिप्लॉइड होंगे तो 8 8 16 8 तिक 24 24 जो है कि क्रोमोसोम हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान देना है कि यहाँ पूछा किसका है? जिम्नोस्पर्म का। और आप सबको पता है कि जिम्नोस्पर्म के जो एम्ब्रियो का एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है ये बिफोर फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म formed before the fertilization। और बिफोर द फर्टिलाइजेशन जो फीमेल गैमेटोफाइट्स होती है वो हैप्लॉइड होती है। बिफोर द फर्टिलाइजेशन जो फीमेल गैमेटोफाइट होती है वो क्या होती है? हैप्लॉइड होती है। इसका मतलब कि जो हमारे पास पोलन ग्रेन, जो हमारे पास एंडोस्पर्म बनता है ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर से बनता है, इसलिए ये हैप्लॉइड नेचर का होता है। और हमारे पास हमको पता है कि जो लीफ है वो क्या होती है? डिप्लॉइड होती है। जो लीफ होती है वो क्या होती है? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर की होती है। और इसका आधा होगा जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो हमारे पास होगा एंडोस्पर्म में अवेलेबल। मतलब कि यहाँ पे अगर 16 है तो 16 का आधा अगर हम 2 करेंगे तो यहाँ पे जो 8 क्रोमोसोम होगा ये 8 क्रोमोसोम जो है ये हमारे एंडोस्पर्म में आपको देखने को मिलेंगे। अगर यहीं पे एंजियोस्पर्म बोला होता तो यहाँ पे हम ट्रिप्लॉइड कंडीशन बनाते, क्योंकि यहाँ पे एंजियोस्पर्म में आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो है कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस मेल गैमेट्स मिलकर जो है एंडोस्पर्म बनाते हैं वो ट्रिप्लॉइड नेचर के होते हैं। तो वहाँ पे आंसर 24 होता, लेकिन यहाँ पे आंसर 8 होगा क्योंकि ये बिफोर द फर्टिलाइजेशन बनते हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर से डेवलप होते हैं, इसलिए ये हैप्लॉइड होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको मे भी पता होगा। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो एंडोस्पर्म बनते हैं वो ट्रिप्लॉइड होते हैं, जो कि एंजियोस्पर्म का फीचर होता है, और वहीं पे जिम्नोस्पर्म के जो एंडोस्पर्म बनते हैं वो हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। इसके साथ हम लोग जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इन पाइनस द एप्रोप्रिएट टाइम फॉर फर्टिलाइजेशन आफ्टर पॉलिनेशन। जो पाइनस का पेड़ होता है, जो पाइनस का पेड़ अभी मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन का आंसर, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो आपको पता होगा। इन पाइनस एक अप्रोक्सीमेटली टाइम आपको बताना है फर्टिलाइजेशन का आफ्टर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद जो फर्टिलाइजेशन होता है उस टाइम पीरियड को आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। वनली अ फ्यू आवर्स, केवल 1 घंटे में जो है कि पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाता है। वनली अ फ्यू डेज, मतलब कुछ दिन का टाइम लगता है पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बीच में। वनली अ फ्यू वीक्स, कुछ महीनों कुछ हफ्तों का टाइम लगता है, और 1 ईयर का समय। तो अबाउट एन ईयर्स, मतलब 1 साल का समय लग जाता है पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन पे। कभी कभी तो देखा गया है तो 1.5 साल से 2 साल का भी समय लग जाता है पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होने में। तो ये पाइनस की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन कोरोलाइट रूट ऑफ साइकस हैव, जो रूट्स कोरोलाइट्स रूट्स होती हैं साइकस के, उसके पास कौन से चीजें प्रेजेंट होती हैं? तो क्या उसके पास नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, या फिर ब्लू ग्रीन अलगा होते हैं, एंड्स होते हैं, या फिर माइकोराइजल फंगस होते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि साइकस के पास क्या होता है, साइकस के पास होता है ब्लू ग्रीन अलगा, जैसे कि नॉनस्टॉक और एनाबिना। और वहीं पे पाइनस के पास होता है क्या? पाइनस के पास होता है फंगी, जिसे जो कि एसोसिएशन करता है और उसे बनाते हैं माइकोराइजल फंगस। तो यहाँ पे पाइनस के पास प्रेजेंट होती है फंगी जो कि फॉस्फोरस वगैरह एब्जॉर्ब करती है, और वहीं पे साइकस के पास प्रेजेंट होती है ब्लू ग्रीन एल्गा, वो भी उनके कोरोलॉइड्स रूट्स में, और वहाँ पे ये हेल्प करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो यहाँ पे साइकस के कोरोलॉइड्स रूट्स की बात की गई है, तो हम ऑप्शन नंबर 2 के साथ मूव करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट रखा है क्योंकि मैं पहले बहुत स्लो करती थी तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता था। अब आपका एग्जाम बहुत पास में है तो आप इतना टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर से जब एग्जाम हो जाएगा, हम नेक्स्ट सेमेस्टर को स्टार्ट करेंगे, तो फिर हम बहुत धीरे धीरे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या है, इफ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन जिम्नोस्पर्म इज 12,
अगर हैप्लॉइड मतलब एन कंडीशन जो है वो 12 है, किसी जिम्नोस्पर्म में जो एन कंडीशन है वो 12 है, और उसके बाद दिया है व्हाट विल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इट रूट्स, इनके रूट में क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, इनके रूट में क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, और इसके साथ साथ पूछा है कि इनके एंडोस्पर्म में क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, इनके एंडोस्पर्म में क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा। दो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अगर रूट में क्या होगा और एंडोस्पर्म में क्या होगा अगर हैप्लॉइड कंडीशन क्या है 12 है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो जिम्नोस्पर्म के एंडोस्पर्म होते हैं वो भी क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे भी क्रोमोसोम नंबर 12 ही होगा क्योंकि हैप्लॉइड कंडीशन में 12 है। रूट क्या होता है, ये स्पोरोफिटिक नेचर का होता है और रूट होता है 2n। इसका मतलब n हमारे पास क्या है 12 है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो हमारे पास जो रूट में क्रोमोसोम का नंबर हो जाएगा वो 24 हो जाएगा। तो पहले हमें क्या दिया है, रूट दिया है, उसके बाद एंडोस्पर्म दिया है, तो हमें पहले 24 खोजना है, उसके बाद क्या खोजना है 12 खोजना है। तो रूट में 24 और एंडोस्पर्म में 12, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाता है। कभी कभी एग्जाम में पता है क्या कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन ये होता है कि पहले हम लोग एंडोस्पर्म निकाल देते हैं, रूट बाद में निकाल देते हैं, तो पहले 12 लिख देंगे फिर 24 लिख देंगे, तो ऐसा नहीं करना है। देखना है कि पहले किस चीज़ को पूछा है उसके बाद किस चीज़ को पूछा है। तो अगर ऑप्शन में इस तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन है तो आप देखेंगे कि पहले रूट पूछा है तो रूट में 24 है, एंडोस्पर्म पूछा है तो एंडोस्पर्म में 12 है, तो ये करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड हो जाता है। तो इस तरीके से सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस आपको याद होना चाहिए कि कंप्लीट बॉडी क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। मेल गैमेटोफाइट्स, फीमेल गैमेटोफाइट जो बनती है उसके पास जो मेगास्पोर या माइक्रोस्पोर बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, बाकी सारी चीजें डिप्लॉयड होती है इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज इज प्रेजेंट इन विच ऑर्गन ऑफ पाइनस। पाइनस प्लांट में एक ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज होते हैं। क्या होता है, ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज। ट्रांसफ्यूजन से क्या समझ में आ रहा है कि ये चीजों को ट्रांसफ्यूज करेगा, मतलब कि कोई इनके पास रास्ता नहीं होगा, जैसे डिफ्यूजन से रिलेटेड ये टर्म है। तो ट्रांसफ्यूजन पाइनस के कौन से स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है, देखिए पाइनस की जो लीफ होती है, मान लीजिए स्टेम है, पाइनस की लीफ ऐसे इस तरीके से निडल शेप होती है, इस तरीके से निडल शेप लीफ होती है, और इनके सेंटर इनके पास जो ट्रांसपोर्ट के लिए कोई इस तरीके से एज सच वेन्स वगैरह नहीं होती। तो इनके अंदर जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो डिफ्यूजन से होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांसफ्यूजन। तो ट्रांसफ्यूजन जो होता है ये पाइनस की निडल्स में होता है। पाइनस की कहाँ पे होता है, निडल्स में। जो लीफ होती है वो निडल फॉर्म में कन्वर्टेड होती है, क्योंकि पाइनस कहाँ पे रहता है, जीरोफिटिक कंडीशन में रहता है, जहाँ पे जो है कि पानी एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह होता है, तो ये पानी को इवेपोरेट नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पे चीज़ों का जो ट्रांसफ्यूजन जो ट्रांसपोर्ट होता है वो डिफ्यूजन से होता है, जिसे हम लोग ट्रांसफ्यूजन कहते हैं, और ये इसके लीफ में या जिसके निडल में देखने को मिलता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विंग्ड पोलन आर फाउंड इन। एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है किसका, विंग्ड पोलन। अब देखिए जिम्नोस्पर्म का जो मेन कैरेक्टर है वो क्या है, इनका पॉलिनेशन हवा के थ्रू होता है। तो ये क्या करते हैं, ऐसे कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं कि इनके जो पोलन ग्रेन है वो कम हवा में भी दूर तक जाएं, कम हवा में भी दूर तक जाएं, जिसकी वजह से फीमेल तक पहुंचने के इनके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो विंग्ड मतलब पोलन ग्रेन के साथ विंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे, पाइनस में। ये कैरेक्टर किसका है, पाइनस में। पाइनस के पास जो पोलन ग्रेन होते हैं उनके पास विंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जबकि साइकस की अगर हम बात करें तो साइकस के जो तो पोलन ग्रेन होते हैं उसके पास तो फ्लैजिला होता है, तो वो तो फ्लैजिला से चला जाएगा, लेकिन पाइनस में क्या होता है, विंग्ड पोलन होते हैं। तो इसी के साथ जिम्नोस्पर्म के क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो जाते हैं, और कल हम लोग एक पार्ट 2 और लाएंगे, उसमें और सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ जिम्नोस्पर्म भी कंप्लीट कर दिया जाएगा, और भी जो बचे हुए यूनिट्स है उसके लिए भी फटाफट एमसीक्यूज आप लोगों के डिस्कस करा दी, ताकि आपके एग्जाम के पहले सब कुछ कंप्लीट हो जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए और एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।